नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 4 मई 2023 और आज एसएससी एमटीएस का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ जहरीली एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं सब चीज़ सभी एनालिसिस जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ या फिर जो प्रैक्टिस सेट भी पढ़ाता हूँ तो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, जिससे आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। और इस शिफ्ट में से 22 क्वेश्चन मेरे पास प्राप्त हुआ है। इसमें से आपको 17 क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का भी नाम सेम है, टुडे एग्जाम। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और जो कुछ आउट टॉपिक है, जैसे जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है, आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है, नृत्य से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सभी के मास्टर वीडियो आपको हमारे चैनल पे पहले से अपलोडेड है। आप जाके विजिट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? तो ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को कहा जाता है। अब ये ठुमरी क्या है? तो ठुमरी को भारत में अर्धशास्त्रीय संगीत के रूप में जानते हैं। देखिए भारत में एक तो कर्नाटक संगीत होता है, एक आपका शास्त्रीय संगीत होता है, और यही शास्त्रीय संगीत में जो हाफ का दर्जा दिया गया है, अर्धशास्त्रीय संगीत को दर्जा दिया गया है। किसको? ठुमरी को। इसमें फेमस कैरेक्टर कौन है? गिरिजा देवी, इसीलिए इसे ठुमरी का जो है रानी कहा जाता है। गिरिजा देवी को 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, 1989 में पद्म भूषण से, और 1972 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। आने वाले समय में ये भारत रत्न भी डिजर्व करती है। इसके अलावा पंडवानी लोक गायन से प्रचलित गायिका कौन थी? तो तीजन बाई का नाम आपने सुना होगा, पुनिया बाई और लक्ष्मी बाई। तो ये तीनों बाई जो सरनेम वाली जो है ना, तो इन्हें जरूर ध्यान रखें। ये आपका कहाँ से संबंधित है? पंडवानी से। और पंडवानी कहाँ का जो है लोक गायन प्रथा है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। देखिए यहाँ पे आपने एक देवी देखा, कौन सा देखा है ना, जो आपका ठुमरी से संबंधित है, गिरिजा देवी। इसी फॉर्म में एक सितारा देवी को ध्यान रखना है आपको, और एक कलावती देवी को ध्यान रखना है। ठीक है, सितारा देवी कथक से संबंधित है जो आज पूछा गया है, तो सभी देवियों को एक साथ याद रखें, है ना। छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य जो लोक नृत्य वगैरह हैं, पंडवानी, कर्मा, राउत नाचा, सुआ, ये सभी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसे वीवीआई करके रखेंगे। इसके अलावा सुल्तान जौहर कप का संबंध किस खेल से है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, एज इट इज सीएचएसएल में भी पूछा गया था। सुल्तान जौहर कप का संबंध जो है ये आपका हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। ठीक है, तो हॉकी टूर्नामेंट से जो है अन्य आपका जो कुछ कप है उसे ध्यान रखना है। जैसे आपका मेजर ध्यानचंद कप। मेजर ध्यानचंद कप से नाम से ही स्पष्ट है कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्हीं के नाम पे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत में खेल के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ही है, जो 2022 के लिए यानी अभी 2023 में वितरित किया गया है, जो टेबल टेनिस स्टार शरत कमल को दिया गया है। शरत कमल जो है व्यक्तिगत रूप से बर्मिंघम इंग्लैंड में भारत के तरफ से सर्वाधिक पदक जीते थे, जिसमें से 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीते थे। इसीलिए इन्हें जो है इस बार का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सिंगल मैन को दिया गया है, टेबल टेनिस स्टार शरत कमल को। ठीक है, इसके अलावा आपको हॉकी से कुछ अन्य कप है, जैसे बेटन कप है, रंगास्वामी कप है, आगा खां कप है, बेलिंगटन कप है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप है। ये सभी कप जो है हॉकी से संबंधित है। जैसे आपको याद रखना है अन्य में वाकर कप। वाकर कप को आपको जो है गोल्फ से याद रखना है, गोल्फ से संबंधित है। इसके अलावा आपको थॉमस कप याद रखना है, थॉमस कप। इसके अलावा उबेर कप। थॉमस कप जो है बैडमिंटन से और उबेर कप भी बैडमिंटन से है। फर्क इतना है कि थॉमस कप मेल के द्वारा खेला जाता है और उबेर कप जो है फीमेल के द्वारा खेला जाता है। देखिए मेल फीमेल के बाध्यता हेतु 2 क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस नृत्य में खाली फीमेल ही भाग लेती है? तो पंजाब का जो आपका गिद्धा नृत्य है ना, गिद्धा नृत्य है, और जो राजस्थान का घूमर नृत्य है, इसमें खाली फीमेल ही भाग लेती है। इसमें कोई मेल भाग नहीं लेता है, मेल पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन पंजाब का ही एक भांगड़ा नृत्य है, इसमें खाली मेल ही पार्टिसिपेट करता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, यहीं पे लिंक में जोड़ ले तो ज्यादा बेटर है ना। अगला प्रश्न पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या लगभग कितनी है? देखिए जनगणना से जो है पिछले 4 एग्जाम जितने भी हुए पीछे, सीएचएसएल, एचसीएम, जीडी, सब में जनगणना से कॉमन फिक्स है क्वेश्चन। तो जनगणना पे मैं मास्टर वीडियो पहले ही बना दिया हूं, अगर आपने वीडियो देखा है तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है। यहाँ अगर क्वेश्चन छूट जाए तो मैं यहीं हूं आके बताना। ठीक है, तो जो शहरी जनसंख्या है लगभग 31.2% है ना। अब तो 31 पॉइंट हो गया आपका, 31.2% शहरी, तो ग्रामीण कितना हो जाएगा? 100 में से घटा देंगे तो 68.8%
प्रतिशत लगभग ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगा। अब एग्जैक्ट ये आंकड़ा आपके ऑप्शन में नहीं भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ऑप्शन तो मुझे प्राप्त नहीं है। तो हो सकता है 31 से 32, है ना, या फिर ऐसे लिखे 30 से 33, या फिर डायरेक्ट 31 लिखा होगा, 35 लिखा होगा, 40 लिखा होगा, 60 लिखा होगा। 31 को टिक करना है। तो इतने तो समझ है ही, आप हमसे बेहतर जानते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, मतलब यहाँ पे हमारा मूल बिंदु है, यानी एक्स्ट्रा फैक्ट है। संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पूछेगा तो दिल्ली का होगा, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या पूछेगा तो लक्षद्वीप का होगा, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। केंद्र शासित प्रदेश कितना है भैया? 8, है ना। पहले 7 था, 2 बन गए, जम्मू और लद्दाख अलग अलग बन गए तो हो गए 9, लेकिन दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली दोनों को मर्ज करके बना दिया गया दमन। क्या बना दिया गया? दमन। तो इस प्रकार से 9 बने और एक मर्ज हो गए, तो फिर से 8 का 8 ही रह गया। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या ओवरऑल दिल्ली का है, जो कल पूछा गया था। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला स्टेट की बात करेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, और भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला स्टेट की बात करेंगे तो सिक्किम हो जाएगा। देखिए सिक्किम 3 चीज में टॉप पे है। सबसे कम जनसंख्या भी सिक्किम के अंदर ही है, सबसे कम शहरी जनसंख्या भी सिक्किम के अंदर ही है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या भी सिक्किम के अंदर ही है ना। तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। अच्छा, सिक्किम की बात चल रही है तो थोड़ा और जान लीजिए। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 1975 ईस्वी में, और इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 36वां संविधान संशोधन हुआ था, क्योंकि सिक्किम जो है स्वतंत्र भारत का हिस्सा नहीं था, इसे बाहर से लाया गया। ठीक है। इसके अलावा सिक्किम का बता दिया। हाँ, इसके अलावा अगर आपसे मैंने यहाँ पे बताया कि भाई सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र का है, अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछ ले कि सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है, तो आपको गोवा आंसर देना है। अब ये क्या है आप अच्छे से समझ रहे हैं कि मान लीजिए महाराष्ट्र की जनसंख्या 1000 है, 1000 में 100 आदमी आपका जो है नगर में रहता है, अर्बन है। ठीक है। और गोवा की जनसंख्या मान लीजिए 100 है, और इसमें से मात्र 20 आदमी अर्बन है, तो महाराष्ट्र के रेशियो से देखे तो मात्र 10% हुआ, और गोवा के नजर से देखे तो ये 20% हुआ। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं कि 20 होते हुए भी प्रतिशत के हिसाब से टॉप पे है गोवा, और यहाँ पे 100 रहते हुए भी कम है महाराष्ट्र। समझ रहे हैं। तो ओवरऑल शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से गोवा में सर्वाधिक है। केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात की बात करें सर्वाधिक तो पदुचेरी के अंदर है, और ऐसे स्टेट में बात करें तो केरला के अंदर है। चलते हैं आगे। संगमरमर का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था, पहले भी बता रखे हैं संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है, और मैंने सफिक्स भी बता रखे हैं कि जो बच्चे मान लीजिए साइंस से नहीं पढ़े हैं, कॉमर्स आर्ट्स से पढ़े हैं, तो उनको दिक्कत हो जाता है ऐसे रासायनिक तत्वों को याद करने में। तो मैं आपको बता रखा हूं कि लास्ट में अगर CO3 जुड़ा हो तो इसे कार्बोनेट पढ़ते हैं, है ना। इसके पीछे कुछ भी जोड़ दो, KCO3 जोड़ दो तो पोटेशियम कार्बोनेट पढ़ देंगे इसको, है ना। इसके अलावा OH जुड़ा हो तो हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, इसके पीछे आप कुछ भी जोड़ दो, है ना। Na जोड़ दो तो NaOH जोड़ दो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, है ना। इसके अलावा आप और भी कर सकते हैं, SO4 जोड़ दो तो आपको सल्फेट पढ़ते हैं ऐसे। तो बहुत सारे सफिक्स है जो आप मतलब याद कर सकते हैं, है ना, सफिक्स बोलते हैं भैया। इसके अलावा जो कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहते हैं, रासायनिक नाम है संगमरमर का। इसका सूत्र की बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अभी मैंने बताया CO3 को कार्बोनेट पढ़ देना है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई संगमरमर किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है, तो मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत में संगमरमर अच्छे क्वालिटी का कहां पाया जाता है, तो बता देना भैया संगमरमर जो है सबसे अच्छे क्वालिटी का भारत में राजस्थान के अंदर पाया जाता है। राजस्थान मकराना संगमरमर इसका नाम है। ठीक है। देखिए मकराना से एक शब्द और याद आ गया कि भाई मकरान तट भी है, तो पाकिस्तान के तट को मकरान तट कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान से भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि पाकिस्तान में जिस प्रकार इंडिया में बॉलीवुड है, उसी प्रकार पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है, बताइए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्रीज है उसे लॉलीवुड कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, लॉलीवुड कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या आपसे पूछा जा सकता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। इसके सूत्र की बात करें तो आपके सामने है CaOCl का होल ट्वाइस, और ये होल ट्वाइस इसलिए होता है क्योंकि ये बैलेंस्ड है, नहीं तो ये अस्थाई नहीं हो पाएगा। और इसका रासायनिक नाम समझ गए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगर आपसे पूछे कि भाई बिरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, तो बता देना भाई जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है उस पे कैल्शियम गैस की एक उचित टेम्परेचर पे प्रवाह से जो है बिरंजक चूर्ण की प्राप्ति होती है। ठीक है।
इसके अलावा अगला जो हमारा आता है हीरो, ये है जिप्सम। जिप्सम के निर्जलीकरण से जो है क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी अपने जमाने के हीरो हैं और रहते हैं, जब एग्जाम में आने लगते हैं तो काफी बार आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, जिप्सम के निर्जलीकरण से। निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य है भैया, नीर माने होता है नहीं, हिंदी में अगर नी लिखा हो पहले तो समझो नहीं, और जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन जैसे हो जाता है ना शरीर में, उसी प्रकार से है ना, जिप्सम में से जल निकाल देने के बाद जो है कुछ प्रक्रिया के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाती है। इसका निर्माण मतलब कहां कहां उपयोग होता है ये भी पूछा जाता है। तो डॉक्टरों के द्वारा जब हड्डी बड्डी जामुन खाने के लिए जाते हैं, पेड़ से गिर जाता है, हड्डी टूट जाता है, तो फिर प्लास्टर चढ़ाते हैं डॉक्टर, ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। मूर्ति का सांचा बनाते हैं, ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। बिल्डिंग उद्योग में जो मटेरियल वगैरह में जो पीओपी वगैरह होते हैं वहां भी कुछ मात्रा में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सूत्र की बात करेंगे तो COSO4, मैंने कहा SO4 को सल्फेट पढ़ते हैं और हाफ H2O होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। इसके अलावा कुछ और इस फॉर्म में जो मैंने पहले भी बता रखा है, बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका क्या सूत्र होते हैं, Na2HCO3, इस प्रकार से होता है ना। इसके अलावा धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, डायरेक्ट H नहीं होता है ना, तो इस प्रकार से आप इसमें H नहीं होता है, इसमें H होता है ना, NaHCO3 होता है ना। इसके अलावा कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसमें आप NaOH लगाएंगे, है ना। यही हो गया आपका बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों याद रखना है। एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आपको याद रखना है, MgOH, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, उगादी त्योहार किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए ऑप्शन नहीं है इसके लिए, उगादी त्योहार मैंने कल भी बताया था भाई कि हर स्टेट में इनका अलग अलग नाम है, और PDF तो मैं दे ही दिया हूं, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, ठीक है। देखिए ये नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाली त्योहार है, इसे इंडिया के अलग अलग स्थान पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैं बताया जहां से मैं बिलोंग करता हूं, सबसे पहले यही बताता हूं, बिहार में इसे जूड़ शीतल बोला जाता है। माथे पे फ्री की पानी बड़े बुजुर्ग के द्वारा सवेरे सवेरे डाला जाता है, ऐसे आशीर्वाद स्वरूप में नव वर्ष में, इसे जूड़ शीतल कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बिहार वगैरह में। इसके अलावा पंजाब में इसे बैसाखी कहा जाता है, जो कल पूछा गया था किस महीने में मनाया जाता है, तो आपका आंसर देना है कि अप्रैल में मनाया जाता है। हिंदी माह के अनुसार पूछा जाएगा तो बैसाख में मनाया जाता है ना। इसके अलावा बिहू जो है असम के अंदर मनाया जाता है, कि बिहू के भी 3 फॉर्म मैंने बताया है ना। एक बिहू होता है जो आपका होली के जस्ट बाद यानी नव वर्ष वाले समय मनाया जाता है अप्रैल में, इसे हम कहते हैं रंगोली बिहू, है ना। एक आपका जो है माघ में माघी बिहू, और एक आपका जो है अन्न बिहू होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पाड़वा। तो ये उगादी कहाँ छुपा है, तो उगादी देखिए आपके सामने है, उगादी यहाँ पे। अगर इंडिया का आप मैप जानते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होना चाहिए। तो इसका मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर उगादी त्योहार नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी प्रकार से नव वर्ष की त्योहार तमिलनाडु के अंदर पोतांदु के नाम से जाना जाता है, जो आपके नीचे जो आपका ऐसा V शेप का है, तमिलनाडु नीचे है V शेप पे है, तो वहां पे जो है पोतांदु लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। बीसू जो है इसी प्रकार का त्योहार है जो केरला के अंदर मनाया जाता है। केरला के अंदर एक और त्योहार जो आपसे पूछा जाता है, इसका नाम है त्रिशूर पूरम। क्या नाम है, त्रिशूर पूरम। त्रिशूर पूरम त्योहार भी कई बार एग्जाम में आता है, देख लीजिएगा, ये केरला का त्योहार है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, द पैलेस ऑफ इल्यूशंस के लेखक कौन है। द पैलेस ऑफ इल्यूशंस के लेखक कौन है, तो ये है आपका चित्रा बनर्जी। चित्रा बनर्जी द पैलेस ऑफ इल्यूशंस के लेखक हैं। इस फॉर्म में कुछ और पुस्तक जो मैं आपको बता दूं, जैसे वार एंड पीस के लेखक कौन है, वार एंड पीस के लेखक है आपका लियो टॉल्स्टॉय। कौन है, लियो टॉल्स्टॉय, है ना। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। कौन है, लाला लाजपत राय। गुनगुन चुप रहो एक मिनट। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन है, गीतांजलि श्री। और देखिए गीतांजलि श्री की जो ये पुस्तक है द टॉम्ब ऑफ सैंड, इसके जो है आपका 2022 के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले गीतांजलि श्री। इसके अलावा गीतांजलि एक पुस्तक का भी नाम है, गोरा गार्डनर। ये तीनों जो बुक हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव के द्वारा लिखा गया है। देखिए गीतांजलि के लिए ही इंडिया को पहला नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिला था साहित्य के क्षेत्र में, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे।
रखेंगे। इसके अलावा द स्ट्रगल इज माई लाइफ, द स्ट्रगल इज माई लाइफ मतलब जो परेशानियां हैं ये मेरी जिंदगी है, ये आपका कौन लिखे हैं? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को दोस्तों अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफ्रीकन गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी दिया जा चुका है। जो विदेशी है उनको ध्यान रखना है। नेल्सन मंडेला हो गया, खान अब्दुल गफ्फार खान हो गया, इन सबको जो है भारत रत्न दिया जा चुका है। एक पुस्तक है का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की पुस्तक है जब वो बीमार पड़े थे। एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं शशि थरूर, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, पानी को शुद्ध करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्लोरीन दिया गया था। क्लोरीन का प्रयोग आप पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, खास करके बरसात के समय में। ठीक है, इसके अलावा जो पानी को शुद्ध करते हैं ये फिटकिरी से भी किया जा सकता है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि फिटकिरी से जो पानी की शुद्ध करते हैं आप, तो क्या होता है पानी में? तो बताइएगा भैया, स्कंदन होता है। स्कंदन जो भी गाद, जो भी मतलब अपशिष्ट पदार्थ है वो एकत्रित हो जाता है, एक जगह जमा हो जाता है फिटकिरी के प्रभाव से। ठीक है, इसके अलावा विरंजक चूर्ण का जो निर्माण होता है, अभी मैं बता ही दिया था कि विरंजक चूर्ण के निर्माण में भी क्या होता है? शुष्क बुझा हुआ चूने पे क्लोरीन गैस प्रभावित किया जाता है। इसीलिए यहां पर लिखा है विरंजक चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन गैस सहायक होती है या फिर इसका इस्तेमाल होता है। क्लोरीन गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। देखिए, ओजोन परत को क्षति जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाती है, CFC। एक बार बच्चे ने एग्जाम देके आया, बताया कि भाई ऑप्शन में ही नहीं था CFC। मैंने कहा क्लोरीन था क्या? तो बोला हाँ। तो भाई क्लोरीन मारना पड़ेगा ना, इसी में तो है ना। इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। तो क्लोरो कहां से आया? विदेश से आया? नहीं, यहीं से आया, क्लोरीन से ही आया है। तो आपको समझना होगा, पावर डेवलप करना होगा समझने की। ठीक है, साथ ही साथ अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी नहीं है और आपका क्लोरीन भी नहीं है और ओजोन परत की क्षति पूछ रखा है, तो फ्रियोन गैस भी आप मार सकते हैं जो फ्रिज में यूज करते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कीटनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ये तो आप जानते हैं, अभी मैंने बताया। मूर्ति का सांचा, डॉक्टरों का प्लास्टर, ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, सब अभी बताया। चलते हैं आगे। इसके अलावा सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? देखिए, मैंने बताया था भाई, गिरजा देवी, सितारा देवी, कलावती देवी, रमा देवी, ये सभी जो है प्रमुख देवियां हैं, है ना। रमा देवी का नाम आ गया, ये मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। मिथिला पेंटिंग का नाम आ गया है, तो मिथिला पेंटिंग जो है ये बिहार का पेंटिंग है ना, ये ध्यान रखेंगे, है ना। इस प्रकार से एक और पेंटिंग का आप नाम याद ही रख लीजिए, सोहराय खोबर पेंटिंग है, ये आपका झारखंड का है ना। इसी प्रकार का एक भित्ति चित्र होता है जो आपका ओडिशा में बनाई जाती है, ये भी पेंटिंग का स्वरूप है। एक आपका बर्ली पेंटिंग है जो आपका महाराष्ट्र के अंदर होता है। तो ये चारों पेंटिंग भी जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है फुर्सत के क्षण में। ठीक है, तो यहाँ पे सितारा देवी का संबंध पूछा गया है, तो ये कथक से है। कल बताया था सितारा देवी को, है ना, सितारा देवी बताया है, और कलावती देवी और सितारा देवी को प्रैक्टिस सेट में बताया मैंने, है ना। अभी भी मैं बता देता हूँ भैया, जिनका एग्जाम का टाइम मतलब अभी देर है, 10 दिन है, 15 दिन एग्जाम में बचा हुआ है, तो मैंने MTS के नाम से 37 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया हूं, जो आपको 25 या 26 मार्च से लेके 1 मई तक के डेट के साथ आपको थंबनेल पे दिख जाएगा कि 1 मई MTS, 2 मई मतलब 26 अप्रैल MTS, इस प्रकार के थंबनेल दिखेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट की वीडियो है, आपको कर लेना है। आपको 70 से 80% एग्जाम में GK GS बन जाएगी, हमारी गारंटी है। ठीक है, तो ध्यान रखें, जिनको है अभी टाइम पढ़ लीजिए, जिनको टाइम नहीं एनालिसिस से काम चलाइए, है ना। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, शोभना नारायण, ये सभी कथक से संबंधित है। और कथक कहाँ का नृत्य है? नॉर्थ इंडिया का है, उत्तर भारत का है। इसके अलावा चारू माथुर, झावेरी बहन, कलावती देवी, नल कुमार सिंह, ये सभी मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा संजुक्ता पनीगिरी, सोनल मानसिंह, सुजाता महापात्रा, इंद्रानी रहमान, ये ओडिसी से संबंधित है। इंद्रानी रहमान टॉप पे रहेगी आने वाले शिफ्ट के लिए, देख लीजिए, है ना। इसके अलावा वेदांतम सत्यनारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वपन सुंदरी, कुचिपुड़ी। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी के साथ साथ आपका जो है भरतनाट्यम भी कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी कर लेती है, कौन? सोनल मानसिंह। ठीक है, सोनल मानसिंह जो है ये भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी कर लेती है। और कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी भी कर लेती है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, है ना, ये बात भी ध्यान रखेंगे। टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? देखिए एक क्वेश्चन छूटेगा जी, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अब ग्रह को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सूर्य से बढ़ते हुए, मान लीजिए ये सूर्य भगवान है, तो यहाँ से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम होता है
है? सबसे पहले बुध होता है। और मैंने याद रखने के तरीके बताए थे कि ये एक पेरेंट्स को उसके जो छोटे पुत्र पुत्रियां होते हैं काफी दुलारू होता है, अपने करीब रखना चाहता है छोटे बच्चे को। हमेशा आप देखिएगा कहीं की भी बात हो, है ना, तो बुध ग्रहों में आकार के हिसाब से सबसे छोटा है, क्षेत्रफल के हिसाब से, इसीलिए सबसे छोटा अपने बाप के पास है, सूर्य के पास है ना। तो सबसे नजदीक में सूर्य के पास कौन है? बुध है। बुध के बाद शुक्र, इसके बाद 3 नंबर पे हमारा पृथ्वी। और फिर आपको दिन का क्रम पढ़ देना है, दिन का क्रम पढ़ देना है। तो रविवार से स्टार्ट नहीं कर देना है, क्योंकि रवि ग्रह नहीं होता है। और दिन के क्रम जो आप पढ़ेंगे तो बुध और शुक्र आपने पहले ही ले लिया, तो दोबारा नहीं पढ़ना है। समझिए ठीक से, याद हो जाएगा 1 सेकंड में भाई, जिंदगी भर कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखिए बुध सबसे छोटका अपने बाप के पास, फिर शुक्र हो गया क्योंकि पृथ्वी की बहन है तो जस्ट पृथ्वी के पास रहेगा। ठीक है, और मैंने कहा 3 नंबर पे आपको पृथ्वी याद रखना है। इसके बाद आपको दिन का क्रम पढ़ देना है। तो देखिए मंगल बच गया था, अब बृहस्पति बच गया था, क्योंकि बुध तो आप पहले ही ले लियो तो बृहस्पति हो गया ना, और शुक्र पहले ही ले लियो तो अब बचा कौन? शनि बच गया ना। अरुण वरुण लास्ट में बोल देना है। तो ग्रहों का क्रम हो गया आपका सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार। अगर क्षेत्रफल के अनुसार बात करेंगे तो सबसे बड़ा बृहस्पति शनि, ये दोनों ही याद रखना है, बृहस्पति शनि। फिर अरुण वरुण बोल के पृथ्वी मंगल शुक्र और बुध बोल देना है। तो ये हो गया आपके क्षेत्रफल के हिसाब से ग्रहों का क्रम। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से पृथ्वी 5वीं है और सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार तीसरी ग्रह है ना। इसके अलावा ग्रह से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य देख लीजिए। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सबसे चमकीला ग्रह है ना, और ये कौन है भाई? तो वीनस है, पृथ्वी की बहन। ये सब कौन है? तो वीनस है। वीनस मतलब शुक्र भैया, है ना। और 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके पास उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र, इनके पास कोई भी चंद्रमा नहीं है, उपग्रह नहीं है। देखिए एसएससी आपको उपग्रह कभी नहीं लिखता है एग्जाम में, लिख देता है कि किन ग्रहों के पास सबसे अधिक चंद्रमा है, किस ग्रहों के पास कोई चंद्रमा नहीं है। तो बच्चे जिनको चंद्रमा और उपग्रह में जो नहीं पता है कि दोनों एक ही चीज लगभग होती, मतलब बोला जाता है, तो गड़बड़ा जाता है मामला, है ना। सबसे कम समय में चक्कर लगाने का काम जो है ये आपका कौन करता है? बुध बाबा करते हैं, है ना, क्योंकि भाई सबसे नजदीक है, सूर्य के पास है ना। तो सबसे अधिक समय किसको लगेगा? वरुण को लगेगा, ये सोचने की बात है। इसके अलावा नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, पीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। यहां से भी कई दफा क्वेश्चन आया है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह को पार्थिव, अच्छा सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह तो बुध हो गया, लेकिन सूर्य से जो 4 नजदीक की ग्रह है इसे पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह को आप खुले आंख से देख सकते हैं। ठीक है, पार्थिव ग्रह के साथ साथ इसे आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और जो सूर्य से 4 दूर के ग्रह है ना, उसे बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, बुध ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका एक विशेषता है, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा मंगल ग्रह पे आपके निकस ओलंपिया नामक एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 टाइम हाई है। इसके अलावा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है फिर से जुपिटर हो गया है। बीच में ये तख्ता छीन के शनि के पास चला गया था, लेकिन फिर से वापस आ गया है। इसके अलावा शनि ग्रह के चारों ओर आपका वलय पाया जाता है, रिंग पाया जाता है। आप अगर इमेज में ग्रह का इमेज देखे होंगे तो जो शनि ग्रह होता है उसके अलग से कटोरा जैसे दिखता रहता है, ये कुछ नहीं रिंग है। शनि के सबसे बड़े उपग्रह जो है टिटान है ना। मंगल ग्रह के पास मात्र 2 ही उपग्रह है, डिमोस और फोबोस है। बृहस्पति के जो सबसे बड़े उपग्रह है ये आपका गैनामीड है, जो पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है जो बृहस्पति का है, गैनामीड, है ना। तो एक एक बात को ध्यान रखते हुए चलेंगे। एक प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से संघ सूची में कौन सा शामिल है? देखिए संघ सूची में प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले है, नागरिकता है, शेयर बाजार है, रेलवे है, जनगणना बीमा है, ये सब है। हो सकता है इनमें से कोई एक ऑप्शन में हो, क्योंकि ऑप्शन तो प्राप्त नहीं है। अब देखिए भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ सूची में कितने विषय, राज सूची में कितने विषय, संवर्ती सूची में कितने विषय। आपको याद रखना है संघ सूची में सबसे अधिक विषय है, 100 विषय है, कितना? 100। इसके अलावा राज सूची में 61 और संवर्ती सूची में सबसे कम है 52। अब संघ सूची में कानून कौन बनाता है, राज्य में कौन बनाता है, संवर्ती में कौन बनाता है, ये तो आप जानते ही हैं। संघ में नाम से स्पष्ट है, केंद्र बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। संवर्ती सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट दोनों बनाते हैं। और जो राज्य सूची में वैसे तो स्टेट बनाते हैं, लेकिन विशेष अवसर पे यानी विशेष कंडीशन में, जैसे मान लीजिए आपातकाल लगा है, अब सरकारें नहीं है तो कानून कहां से बनाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद ली जा सकती है। ठीक है, वैसे ही समझिए जैसे बाप बेटा में झगड़ा हो जाता है, 2-3 दिन नहीं बोलेगा, लेकिन कोई विशेष काम आ जाएगा ना तो जाके बोलेगा, वैसे ही समझिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, 1529 ईस्वी में बाबर और किसके बीच में युद्ध हुआ था? देखिए बाबर ने 4 युद्ध इंडिया में जो है बेसिक लड़े। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, और 1529 में घाघरा का युद्ध, और 1530 में अल्लाह को प्यारे यानी ऊपर चले गए। ठीक है, तो 1529 में जो लड़ाई हुआ था ये आपका हुआ था
क्या? घाघरा का युद्ध महमूद लोदी के साथ, है ना। ये अफगान शासक थे और लोदी वंश से ही विशेष रूप से जुड़े रहे थे। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर, अच्छा बाबर की सबसे बड़ी बात है कि चारों युद्ध लड़ा, चारों जीत गया, ठीक है। तो इसमें जीते कौन मैं नहीं बताऊंगा, चारों जीत गए बता दिए, ठीक है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। चंदेरी का युद्ध हुआ था आपका 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में। और लास्ट में घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान शासक महमूद के बीच में, जिसमें चारों युद्ध में बाबर की विजय हुई। अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो इसे याद ऐसे रखा जाता है, पानी पियो खाना खाओ चाय पियो घर जाओ, है ना। पानीपत, पानी पियो खाना खाओ चाय पियो घर जाओ, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, 26, 27, 28, 29, है ना। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब बाबर के बारे में कुछ और है। बाबर मुगल वंश के संस्थापक है। 1526 में कलंदर की उपाधि दिया गया था। इससे पूर्व वो फरगना के शासक रह चुके हैं। बाबर को काबुल में दफनाया गया है। बाबर बाबरनामा के लेखक हैं। बाबर जो है अपने डायरी में फूल पत्ती का विवरण रखता था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो एक एक बात को ध्यान रखेंगे, लपेटिए अच्छे से, है ना। एक बार ऐसे लपेटो कि फिर करना ना पड़े यार, है ना। कैबिनेट मिशन की संबंधित एक प्रश्न आया था, लेकिन प्रश्न क्या है तो बाद में क्लियर हुआ, है ना। प्रश्न ये था कि संविधान का जो निर्माण हुआ है किस मिशन के थ्रू हुआ था, इस प्रकार से कुछ जो है प्रश्न आया था, ठीक है। बहरहाल जो भी आया हो, इस आंसर के बाहर कुछ भी आंसर नहीं होगा, है ना। कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में हुआ था। आपसे पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन का जो है मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था, इसके कितने सदस्य थे, कौन कौन सदस्य थे, है ना। तो ये सब प्रश्न मैं बताने के लिए तो बैठा हूं। कैबिनेट मिशन भारत के संवैधानिक ढांचा तैयार करने के लिए हेतु एक मिशन था, ठीक है। एक संस्था थी, एक आयोग थी, ठीक है। कैबिनेट मिशन में सदस्य जो थे कौन कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, माफ कीजिएगा, एबीजे अलेक्जेंडर थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो भाई वैज्ञानिक हो जाएगा। एबीजे अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था और एस थॉमस क्रिप्स था। तो ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन से संबंधित थे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत का जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान में, तो ये किस योजना, तो माउंटबेटन योजना के थ्रू, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में चलाया गया था, तो इसके तत्कालीन का मतलब तत्कालीन नहीं कह सकते, कारण क्या था? तो इसके कारण क्या थे कि क्रिप्स मिशन में जो वादा किया गया था ये विफल होता हुआ देखा गया, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी के द्वारा, जिसमें डू और डाई का नारा दिया गया, या तो मेरे साथ आओ या मर जाओ, करो या मरो। इसके अलावा एक इसी प्रकार का जो है कमीशन आया था इंडिया में, जिसका नाम है आपका दोस्तों साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आपका 1927 में आता है, बनता है, माफ कीजिएगा 1927 में बन के तैयार होता है ब्रिटेन में। 1928 में भारत आ जाती है। इसे गोरों का कमीशन कहा जाता है। गोरा मतलब व्हाइट लोग, है ना, व्हाइट मैन कमीशन, गोरों का कमीशन कहा जाता है। इसी कमीशन का विरोध कर रहे थे कौन? लाला लाजपत राय साहब, जहां पे लाठी प्रहार में चोटिल हो गए और इन्हीं कारण बाद में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लाला लाजपत राय की एक पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, जरूर याद रखें, आपके एग्जाम में छप सकती है। अगला एक प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? कल ही ना बताए हैं जी कि जो लोगों का गुरु है ना, ये 4-5 ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, काफी एक्सपीरियंस हो गया दोस्तों, ठीक है। देखिए कौन कौन पूछता है, विवेकानंद पूछता है, महात्मा गांधी पूछता है, सुभाष चंद्र बोस पूछता है, सिकंदर पूछता है, शिवाजी पूछता है और महात्मा बुद्ध पूछता है। इतना ही आदमी का गुरु पूछता है, बाद में गुरु को कोई नहीं पूछता है, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद साहब के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कराया था, है ना, कहां पे? वहां पे, कहां पे? कलकत्ता के बेलूर में। कब कराए थे? 1897 ईस्वी के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए रामकृष्ण परमहंस का भी ओरिजिनल नाम गंगाधर चट्टोपाध्याय था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनका नाम रामकृष्ण परमहंसी थे, है ना। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी के भी गुरु पूछे जाते हैं, तो आपका चित्तरंजन दास नेताजी साहब के। इसके अलावा शिवाजी के गुरु पूछे जाते हैं। शिवाजी के 2 गुरु हुए, एक तो आपका रामदास और एक कोंडव देव। शिवाजी साहब जो थे ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं, है ना, और ये बहुत बड़े हस्ती हैं। रामदास जो है शिवाजी साहब के राजनीतिक गुरु थे, और कोंडव देव जो है माफ कीजिएगा, रामदास साहब जो है शिवाजी के धार्मिक गुरु थे, और कोंडव देव जो है ये राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के गुरु पूछा जाता है, तो अलार कलम जो है ये महात्मा बुद्ध के गुरु हुए थे। महात्मा गांधी के भी गुरु पूछे जाते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के गुरु थे। साथ ही साथ जो मोहम्मद अली जिन्ना है
वो भी अपना गुरु मोहम्मद गोखले साहब को ही मानते थे, हालांकि ये पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। सिकंदर के गुरु कौन थे? तो अरस्तु थे। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, वही अरस्तु है, कंफ्यूज नहीं है, सेम चीज है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट कलिंग युद्ध के बाद धम्म को अपनाया? देखिए क्वेश्चन हूँ बहुत सेम लैंग्वेज में कराया हूं कि नहीं कराया हूं। तो ये आपका सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक के काल में ही जो है बौद्ध धर्म अपने चरम सीमा पे रहे, है ना। और इसके अलावा जो कलिंग युद्ध जो हुआ 261 बीसी में, उसमें सम्राट अशोक का जो है दिल पसीज गया, बहुत ज्यादा मारकाट हो गई, है ना। तो उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। और मैंने ये भी कहा था कि जो धर्म हम हिंदी में लिखते हैं इसे बौद्ध समुदाय में धम्म लिखा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन से कलिंग युद्ध के बाद मतलब कौन से शासक धम्म को अपना लिया? तो अशोक राइट आंसर है ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो अशोक है ये बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया था? तो उपगुप्त नामक जो है बौद्ध भिक्षु से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सम्राट अशोक के समय जो है बुद्ध धर्म चरम सीमा पे थे, प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिए थे अपने पुत्र महेंद्रा और पुत्री संघमित्रा को। संघमित्रा एक्सप्रेस भी एक चलती है दिल्ली पटना के बीच में, ठीक है। पटना जो पाटलिपुत्रा में आपका थर्ड बैठकी हुआ था बौद्ध धर्म का, ये किसके समय में हुआ था? तो अशोक के समय में ही हुआ था। अशोक ने सांची के स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है निर्माण भी करवाया था। सम्राट अशोक को और मतलब एक निक नेम है देवनाम प्रियदर्शी उपाधि दिया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2001 में, ये कल ही बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना 2000, जवाहर रोजगार योजना कल पूछा गया था 1989, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, अंत्योदय अन्न योजना 2000। देखिए अन्नपूर्णा योजना 2000, अंत्योदय अन्न योजना 2000 दोनों का सेम है। स्वर्ण जयंती शहरी योजना 1997, अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1997। अंत्योदय से दो चीज है, एक तो अंत्योदय अन्न योजना है कि 2000 में आया, और एक अंत्योदय योजना कार्यक्रम है ना। तो ये आपका 1977 में आएगा। तो इन दोनों में अच्छे खासे फर्क है, ध्यान रखें। खेलो इंडिया यूथ गेम से क्वेश्चन आ गया कि 2023 में कहां पे हुआ? अब ये कौन पूछता है भाई, कितनी बार बताया? तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ। ये भी क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के कितने शहरों में कराए गए? तो 8 शहरों में, विभिन्न जगहों पे कराए गए 8 शहरों में। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम का कुछ पार्ट दिल्ली में भी कराया गया शायद, हाँ दिल्ली में भी कराया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम में पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान पे महाराष्ट्र रहा था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र ने कितना पदक प्राप्त किया? 161 पदक प्राप्त करते हुए पहला स्थान हासिल किया था। दूसरा स्थान जो हासिल किया है ये आपका हरियाणा हासिल किया है, और तीसरा स्थान जो हासिल किया है एमपी हासिल किया है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में। अच्छा ये कैमा संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम का? तो 5वां संस्करण था, ध्यान रखेंगे। पहला संस्करण 2018 में दिल्ली के अंदर में कराया गया था। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, जहां पर हरियाणा ही विजेता रहे थे, ठीक है। इसी प्रकार से फॉर्म में एक क्वेश्चन और, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ 2022 के अंदर, और 36वें राष्ट्रीय खेल में कितने खेल शामिल थे ये भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो बता देना आपको 36 खेल शामिल थे। 36वें राष्ट्रीय खेल के विजेता टीम सर्विसेज थे, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जो है गोल्ड जीतने का काम जो है सर्विसेज किए थे। लेकिन ओवरऑल अगर पदक पूछे कि 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा पदक किस राज्य को मिला, तो महाराष्ट्र बताना है। देखिए क्लू है यहाँ पे, विजेता पूछेगा तो सर्विसेज, सबसे अधिक गोल्ड पूछेगा तो सर्विसेज, लेकिन ओवरऑल सबसे अधिक पदक पूछेगा तो महाराष्ट्र, ठीक है, समझ में आ गया। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन अभी होना है, जो आपका कहां पे होगा? गोवा में होगा। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का एक जोरदार एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, इसीलिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।